हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन लाए हैं पॉलिटी से और इसे एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे इस क्वेश्चन से और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करो, आप जब क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम में टाइम है नहीं, तो कम समय में क्वेश्चन बैंक से अच्छा ऑप्शन दूसरा कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन बैंक से तैयारी किस प्रकार करते हैं, वो हम लोग को यहाँ सिखाना है और वही हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप हमारा पुराना किसी भी वीडियो को देख लो, उस सभी वीडियो में हम लोग पुराने वाले क्वेश्चन से ही अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं और आपको इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन पीटी के एग्जामिनेशन में बने। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए, पहला क्वेश्चन ये आपके बीपीएससी 65th 2019 का क्वेश्चन है। ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी क्या है। पहला ऑप्शन था राज्य पार्टी, दूसरा ऑप्शन था राष्ट्रीय पार्टी, तीसरा था क्षेत्रीय पार्टी और चौथा था पंजीकृत पार्टी। और लास्ट ऑप्शन एज यूजुअल जो रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन से अगर देखें तो पहला तो एक बात समझ लो कि पॉलिटी के क्वेश्चन में चेंजेज आया है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पॉलिटी का अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे 3 क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर तीनों क्वेश्चन आपके बीपीएससी 65th के ही क्वेश्चन है। ये साथ तीनों में देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन पहले बीपीएससी नहीं पूछती थी। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती थी पहले। बीपीएससी पहले पूछती थी ट्रेडिशनल, मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, आपके राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति, न्यायालय, यही से जो क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन पूछती थी, जो फैक्चुअल हुआ करता था जनरली। अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ गया है। जैसे आम आदमी पार्टी क्या है, ये क्वेश्चन को लो, या मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में करंट अफेयर का था। तो करंट अफेयर उसमें 2019 में चुनाव भी हुआ था लोकसभा का, जिस कारण से ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव हुए हैं और चुनाव के जस्ट बाद आपका बीपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वरीयता क्रम, ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछा करती थी, बहुत पहले 90 से लेकर 2000 के समय में यूपीएससी वरीयता क्रम को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछती थी। बीपीएससी के केस में यह पहला क्वेश्चन है जिसे बीपीएससी ने पूछा है। तीनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। पहला है आम आदमी पार्टी क्या है, राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी। यह क्वेश्चन एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से आया था। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा एक पुराना एक वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हो। उसमें इलेक्शन के बाद के चीजों को शामिल करके, वो करंट अफेयर से रिलेट करके हमने वो बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 66th के लिए, कि 66th में मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे क्वेश्चन तो मिलेंगे, चाहे वो जिस रूप में मिले। इसीलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आने चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी का जरूर सा वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले समझ लो कि राज्य पार्टी या राष्ट्रीयकृत पार्टी ये सब होता क्या है, कौन इसको देता है, ये जानना जरूरी है आपको इस क्वेश्चन से। तो जान लो कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है आपका, लोक प्रतिनिधित्व की जो आपका जो नियम है, उसके अंतर्गत ये सारा चीज आता है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 324 आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमारा इलेक्शन से रिलेटेड है, ये हम लोग जानते हैं। 324 नंबर आर्टिकल जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। इलेक्शन में केवल लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जो भारत में चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाएगा। तो करवाने का जो तरीका है, वो तरीका जो है वो आपको मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में। ध्यान से समझ लो, इस एक्ट के तहत ये दो है आपके पास, 1951 और 1952, दोनों में मिलेगा ये आपको। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत आपको यहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। चुनाव चिन्ह आवंटन वो आरक्षण आदेश 1968, इसके अंतर्गत ही पॉलिटिकल पार्टियों का आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब ये होता है कि उसको दर्जा मिलता है। तो ध्यान से समझ लेना, ये आपके संविधान से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो
निर्वाचन जो आपका सेक्शन है उससे ये एक एक्ट बना, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसमें आपको मिलेगा चुनाव चिन्ह को लेके। ये जो है ये आपके पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करती है। रजिस्टर्ड करने का मतलब हुआ पंजीकृत। तो जो पार्टी जाकर रजिस्टर करवा ली ईसीआई के पास, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर जो रजिस्ट्रेशन करवा ली, दैट इज कॉल्ड पंजीकृत, रजिस्टर्ड पार्टी। तो रजिस्टर्ड पार्टी, जनरली पार्टियां, सभी पार्टियां रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी लड़ते हैं और उनकी पार्टियां भी किन्हीं पंजीकृत नहीं होती, क्योंकि पंजीकृत करवाना ये कंपलसरी नहीं है। ये आपका एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टियों का पंजीकृत करवाना कंपलसरी नहीं है, पार्टियां चाहे तो अपना पंजीकरण करवा सकती है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पे तुमको क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी। तो आम आदमी पार्टी पंजीकृत तो है। क्यों पंजीकृत है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी है, वो पार्टियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, तो पंजीकृत पार्टी है। यानी आपका एक ऑप्शन तो सी जो है सही होता। फिर बोला गया कि राज्य पार्टी किसे कहेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना होगा आपको कि राज्य पार्टी का दर्जा, स्टेट पार्टी का दर्जा जो मिलता है वो किन किन कंडीशनों पर मिलता है। ये कंडीशंस को लेके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अब आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ और कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जैसे आप जान लो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि हम हो गया, सीपीआई हो गई, फिर आपका ये जो था मुकेश साहनी की जो पार्टी थी वीआईपी, इन सभी को राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो राज्य पार्टी का दर्जा उसी राज्य के लिए मिलता है जिस राज्य के लिए वो अप्लाई करेंगे। तो कब मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा? हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन में दिख जाए, तो याद रखना इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि लास्ट चुनाव में, लास्ट मान लो विधानसभा चुनाव, लास्ट विधानसभा चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस इस तरीके का रहे, उसे 6% मिनिमम वैलिड वोट, जितने वोट वैलिड हुए उसमें 6% वैलिड वोट उसे प्राप्त हो और साथ में 6% वैलिड वोट हो, साथ में 2 सीट वो जीते हो। एक कंडीशन ये है कि जो लास्ट इलेक्शन, यानी कि अभी के लिए अगर बात करेंगे तो 2020 में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में अगर कोई पार्टी मिनिमम 6% वैलिड वोट और साथ में 2 सीट अगर जीता हो तो उसे राज्य पार्टी का, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है, और ध्यान देना ये और में है, ये एंड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि लास्ट मान लो कि लोकसभा चुनाव, लास्ट लोकसभा चुनाव में अगर उसे 6% वैलिड वोट मिला हो उस राज्य में, ध्यान से समझना, उस राज्य में उसे 6% का वैलिड वोट मिला हो और उसके साथ वो 1 सीट जीते हो, उसके साथ वो 1 सीट जीते हो, तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। वैसे ही तीसरा जो कंडीशन है, ध्यान देना, फिर ये और में ही है कि अगर वो लास्ट लोकसभा चुनाव में, लास्ट लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें 25 सीटों में, 25 सीट में से कम से कम 1 सीट जीता हो। ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो बिहार में टोटल सीट लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं तो 25 में 1 जीतना है, यानी कि 40 में उसे 1.5, तो 1.5 ना मान के उसे 2 ही माना जाएगा, तो 2 सीट उसको जीतना पड़ेगा। 2 सीट, जैसे यहां पे था लोकसभा में 6% वैलिड वोट हो और साथ में 1 सीट, और यहां पे वैलिड वोट का कॉन्सेप्ट हट गया, केवल 2 सीट उसको बिहार में जीतना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी बिहार में लोकसभा के चुनाव में, लास्ट लोकसभा के चुनाव में 2 सीट जीती होगी, वो बन जाएगी राज्य की पार्टी। वैसे ही लास्ट विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट, ध्यान देना, जितनी भी सीटें हो उसे 3% सीट वो जीती हो। 3% मतलब जैसे मान लो कि 242 सीट यहां के लिए मान लो, तो इसका 3% निकाल लो, उतनी सीटें वो जीते, या कम से कम 3 सीट, जो भी कम हो ज्यादा हो वो हो जाएगा। उसके बाद है मेरा जो चौथा नंबर ये हो गया। 5वां फिर से और में आएंगे, ध्यान देना ये सभी और में है।
और लास्ट जो है वो है कि लास्ट लोकसभा या विधानसभा में वो 8% वैलिड वोट प्राप्त किए हों। लास्ट लोकसभा या विधानसभा में के चुनाव में 8% वैलिड वोट प्राप्त किए हो, ये कंडीशंस है। यानी राज्य पार्टी बनना है तो आपको इनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, ये कंडीशन है राज्य पार्टी का। तो हो सकता है कि आपको अगले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन मिल जाए। बाकी स्टेट में इस तरह के क्वेश्चन लगातार आए हैं, बट बिहार ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पर, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी पंजीकृत भी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए राज्य पार्टी भी है। यानी आपका जो आंसर होता वो होता उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका आंसर होता है। वैसे ही कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय पार्टी को लेके कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिलेगा। तो वैसे ही राष्ट्रीय पार्टी का जो कंडीशन है वो पहला कंडीशन कहता है कि लास्ट लोकसभा चुनाव में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, लास्ट लोकसभा चुनाव में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वैलिड वोट लाए और कम से कम 4 सीट जीते, यानी कि इसमें जो फिक्स है वो लास्ट लोकसभा चुनाव में 6% वैलिड वोट और 4 सीट जीती हो। ध्यान समझना, ये है आपका पहला कंडीशन। इस कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करेगा तो उसे सेंट्रल पार्टी, मतलब पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है वो है, और में ही ध्यान देना कि लास्ट लोकसभा चुनाव में कम से कम मिनिमम 2% सीट जीती हो। 2% सीट, यानी कि मान लो 545 है तो 545 का 2% सीट वो जीती हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो सीट होगा वो मिनिमम 3 स्टेट को मिलाकर हो। मतलब जैसे मान लो कि हमें 10 सीट जीतनी है तो 10 सीट हम किसी एक स्टेट से जीत लेंगे तो नहीं काम चलेगा, आपको वो 10 सीट कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर जीतना पड़ेगा। तो ये कंडीशन ये है। और दूसरा लास्ट जो इसका और में आता है वो आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, 4 अलग अलग स्टेट में अगर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इसके पीछे का कि राष्ट्रीय पार्टी कब होगा, राज्य पार्टी कब होगा, पंजीकृत पार्टी कब होगा। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो आपके लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है आपके इलेक्शन से ही कि वीवीपैट का संस्करण पूछा गया है, ध्यान समझना। तो ये क्वेश्चन इस बार वाले एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है और चुनाव से संबंधित आपको क्वेश्चन करंट अफेयर से भी मिलेगा जो पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि पॉलिटी में अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है, मतलब जो हो रहा है आपके आसपास उसी से वो क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा रहा है। तो यहां पर समझेंगे हम लोग कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो पहले समझ लो कि वीवीपैट क्या होता है। वीवीपैट जो आता है वो आता है आपके ईवीएम से। ध्यान समझना, ईवीएम क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग जानते थे ईवीएम के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इससे क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार वाले एग्जामिनेशन में दिखे। क्यों दिखेगा, क्योंकि चुनाव भी हुआ है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज इस बार के लिए आपके पास है। तो ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट है, ईवीएम जो बनता है वो बनता है 3 तरह के मशीन के साथ। एक कहलाता है इसका कंट्रोल यूनिट, जान लो इस मशीन को, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में सीयू। दूसरा कहलाता है बैलेट यूनिट, जिसे कहा जाता है बीयू। और तीसरा कहा जाता है वीवीपैट। वीवीपैट का हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ दे, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म याद रखना हमेशा, इसको कहा जाता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
ध्यान से समझो, ये है आपका वीवीपैट का फुल फॉर्म कि वोटर वेरीफाइबल, मतलब वोटर को वेरीफाई किया जा रहा है पेपर रोल से जो आपको दिखता है। वीवीपैट का रोल क्या है ये भी जान लो थोड़ा सा। वीवीपैट जो होता है वो ईवीएम के साथ जुड़ा रहता है और आप जिस व्यक्ति को भी वोट देते हो वहां पर उस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह और नाम जो है वो वीवीपैट के माध्यम से आपके सामने 7 सेकेंडों के लिए, ये याद रखना हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 7 सेकेंड्स के लिए वो आपके सामने वो दिखेगा और फिर वो हट जाएगा। तो वीवीपैट का ये रोल है। अब आ जाओ कि वीवीपैट तो हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है, हो सकता है कि आपको ईवीएम के कुछ बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ दे, तो बैकग्राउंड को जान लो कि एक व्यक्ति थे एमबी हनीफ, उनके द्वारा वोटिंग मशीन बनाया गया था और इसका पहला जो प्रयोग था, फर्स्ट टाइम जो इसका यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम अगर यूज की बात करें तो वो यूज हुआ था केरला में। वो यूज हुआ था केरला में, एक उपचुनाव था और उस उपचुनाव में केरला में ये यूज किया गया था 1981 में। इसके बाद ईसीआई ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसे कमीशन कर लिया। ईसीआई ने इस मशीन को 1989 में कमीशन कर लिया, मतलब वो इसको एडॉप्ट कर लिए और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया और उसके बाद इसका यूज किया गया। उसके बाद जो वीवीपैट है, पहले उसमें वीवीपैट नहीं हुआ करता था, केवल सीयू और बीयू हुआ करता था। तो फर्स्ट टाइम वीवीपैट का जो उपयोग था वो यूज किया गया था 2013 सितंबर में। कहां यूज किया गया था? नागालैंड में। ध्यान से समझना इन सब चीजों को, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो वीवीपैट का पहला बार उपयोग किया गया था 2013 में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो संस्करण तो हमारा नया वाला जो है वो M3 है। तो इसके पहले जो था वो था M2, पुराना वाला M2 था, नया वाला जो ये नया है ये वाला M3 है। तो M3 का जो पहला प्रयोग हुआ है वो यूज हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। ध्यान देना, ये जो है लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसमें ये यूज किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन यहां आया भी कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मिला क्योंकि उसमें M3 यूज किया गया। तो वही चीज आपको यहां भी हम समझाना चाहेंगे। अभी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है तो श्योर है कि आपको क्वेश्चन यहां से दिखेगा, तो सभी चीजों को जानना यहां पर जरूरी है। तो M3 जो मॉडल है वो इसका मॉडल लोकसभा चुनाव में यूज हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार M3 मॉडल ही यूज किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिहार के लिए M3 मॉडल जो है वो 2020 में पहली बार प्रयोग किया गया। तो ये हो गया आपका M3 मॉडल। अब आप आ जाओ कि M2 M3 में मेनली मान लो अंतर क्या है, ये दिमाग में बिठा लो क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको इससे भी पूछा जा सके। तो एक बहुत बड़ा अंतर याद रखना, जो वीवीपैट के साथ ये जो बैलेट यूनिट होता है BU, इसमें आपको कैंडिडेट के नाम दिखते हैं। तो कैंडिडेट के नाम जो टोटल होते हैं वो दिखाई देते हैं 16। तो पहला जो M2 मॉडल था उसमें होता क्या था कि CU के साथ 4 BU हम जोड़ सकते थे। तो 4 अगर जोड़ रहे हो तो जोड़ लो, तो 4 गुना 16 यानी कि 64 कैंडिडेट का नाम ही हम इंक्लूड कर सकते थे अपने ईवीएम में। जो नया M3 मॉडल यूज हुआ इसमें टोटल 32 BU को जोड़ा जा सकता है। 32, तो हम कहेंगे कि 32 इंटू 16, इतने कैंडिडेट को हम अब ईवीएम में एक साथ वोट करवाने के लिए कैपेबल होंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की गई, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में देखोगे, उसमें बना हुआ भी है वीवीपैट का नया जो संस्करण M3 था उससे रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूज उस वीडियो में हमने डाला था। इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जामिनेशन के लिए ये वाला न्यूज, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव हुआ है तो आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है वरीयता क्रम में। तो वरीयता क्रम से बीपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछती थी, ये पहली बार पूछी है, तो प्रोबेबली चांसेस रहेगा कि इस क्वेश्चन को आगे वो प्रोपेगेट भी करे। तो वरीयता क्रम को जानना जरूरी है। तो वरीयता क्रम को लेके जैसा कि क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने 2019 में पूछा, तो चांसेज है कि इस पर क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाए। तो नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो वरीयता क्रम भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन किसके प्रायोरिटी पर
आएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को कहा भी जाता है हेड ऑफ द स्टेट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आएंगे, 1 नंबर वरीयता क्रम पे आएंगे आपके राष्ट्रपति, और सेकंड पे आएंगे आपके उपराष्ट्रपति, फिर आएंगे प्रधानमंत्री। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है वो आते हैं 3 नंबर पर। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पर राज्यों के राज्यपाल। ध्यान देना, अपने राज्य में जिस स्टेट के वो गवर्नर होंगे उस स्टेट में वो 4 नंबर पर होल्ड करेंगे, तो राज्यों के राज्यपाल आएंगे। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व के आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इनके साथ ही एक समान रैंक पर होल्ड करते हैं। ध्यान देना हमेशा, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जल्दी होते नहीं है, बट अगर हैं तो वो भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ रैंक होल्ड करेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे 6 नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रैंक होल्ड करते हैं 6, और उनके इक्विवेलेंट में होंगे, वो होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, वो होंगे आपके इक्विवेलेंट किसके, सीजीआई के। तो ध्यान दो कि लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, वैसे ही राज्यसभा के अध्यक्ष कहां गए, तो आप जानते हो कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो 2 नंबर रैंक पर होल्ड किए हुए हैं ही। तो 6 पे आ जाएंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष। 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्र मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं, जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये साथ साथ जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो ऑपोजिशन का लीडर होते हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के समान रैंक होल्ड करते हैं, इसीलिए इसके साथ होंगे आपके राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के समान रैंक होल्ड करेंगे, यानी वो भी आएंगे 7 पर। फिर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी हम लोग पढ़ते थे प्लानिंग कमीशन में भी कि उसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट मंत्री का एक पद होल्ड करते हैं, तो उसी हिसाब से नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो भी आपके कैबिनेट मंत्री के समतुल्य रहेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष को हम लोग जानते हैं, वो होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो ऑब्वियसली वो तो 3 नंबर रैंक पर होल्ड किए हुए हैं ही। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, साथ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर से अपने राज्यों में, ये होगा आपका 7 नंबर। 7 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट में कौन कौन आएंगे, तो कैबिनेट मंत्री के बराबर होंगे राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। 8 पर आते हैं भारत रत्न से सम्मानित कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हो वो मिलेंगे 8 नंबर पे आपको। फिर 9 पर है कि भारत में जो विदेशों के जो एम्बेसडर वगैरह रहते हैं उनका, या राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त जो होते हैं उनका रैंक आता है। 10 जो है वो फिर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हुए सीजीआई को छोड़कर वो होल्ड कर रहे हैं 10 नंबर। और इसके बराबर कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे भी हम लोग पढ़ते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने का योग्यता रखते हैं। तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये इक्विवेलेंट होंगे। इनके साथ जो इक्विवेलेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है यूपीएससी के अध्यक्ष, कैग आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईओ जो होंगे, फिर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। ये सारे एक जगह पर दिखेंगे आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कैग होगा, यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, राज्यों के राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के अन्य मेंबर्स, ये सभी आपके रैंक 10 को होल्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेंगे। उसके बाद आते हैं राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री 11 नंबर पर। 12 पर देखो भारत के महान न्यायवादी, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि जनरली क्वेश्चन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भी
पूछा जाता है। और उसके बाद आते हैं जनरल, जो सेना के प्रमुख होते हैं जनरल होंगे, और उसके समान रैंक वाले अन्य अधिकारी, वो आपके होल्ड करेंगे 13 पर। तो ये आपका वरीयता क्रम है भारतीय संविधान में। तो इस तरीके के वरीयता क्रम पर ही क्वेश्चन आपको जनरली सीधा सीधी मिलेंगे, जिसमें 7 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जो यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया था वो इसी से था कि कौन वरीयता क्रम में कौन पहले आएगा। तो देखो, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 लोग। तो देखो गौर से, ये चारों आपको एक ही जगह दिखेंगे, ये चारों आपको एक ही जगह दिखेंगे, यानी ये चारों के चारों इक्विवेलेंट हैं, ये चारों ही इक्विवेलेंट है, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाता? वो आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं, या कर लो एक से अधिक, सभी के सभी इसमें वरीय ही हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया आपका एक तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान से समझो, ये पॉलिटी में जब बार बार हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं कि आप पॉलिटी को कॉन्सेप्चुअल समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक से जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आगे पीछे आपको बहुत सारी चीजों को जानना चाहिए। तो हम लोग के चैनल का जो है मुख्य उद्देश्य वो यही है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड टॉपिक्स हैं वहां पर, वो आपको उसी समय एक साथ रख दिया जाए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, चीजें आपको समझ में आ जाए, उसके पीछे का हिस्ट्री आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का कैपेसिटी होल्ड करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे उतना ही ज्यादा चांसेज है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिवली बनेगा। आप जान ही रहे हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना ही लेना है। तो होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैक्सिमम दोस्तों को भेजो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो, जैसे इसके पुराने वाले आपको हिस्ट्री के वीडियो हैं आपके इसी तरीके पे, और आपको साइंस के भी टॉपिक पर हैं, इकोनॉमी पर भी है। तो ये सारा सीरीज जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पहले तक चलता रहेगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन को ऑन, बेल आइकन को दबा दोगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा इजी वे में, ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो को देख सको और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों को मजबूती दे सको। होप आपको अच्छा लगा हो। चलो, थैंक यू।